हम चलते हैं डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी की शरण में। देखिए, भोलानाथ तिवारी हिंदी के बहुत समर्थ भाषा वैज्ञानिक, जो समर्थ भाषा वैज्ञानिक थे उनमें से एक डॉक्टर भोलानाथ तिवारी भी है। उनकी किताब का नाम है भाषा विज्ञान, और उस किताब में उन्होंने अर्थ परिवर्तन की कुछ दिशाएं निश्चित की। किसी शब्द के अर्थ में किस किस तरह से परिवर्तन हो सकता है, उन दिशाओं के बारे में बताया। भोलानाथ तिवारी जी ये 3 दिशाएं बताते हैं। एक अर्थ विस्तार, एक अर्थ संकोच और एक अर्थ आदेश। जब किसी अर्थ का विस्तार हो जाए, इसको मैंने आपको डीपली समझाने के लिए कुछ स्लाइड्स बनाई है, वो भी देखते हैं। देखिए, अर्थ विस्तार, कोई शब्द पहले किसी छोटे अर्थ के लिए यूज करते थे हम, अब वो बड़े अर्थ में व्यवहृत हो गया है, प्रयुक्त होता है, बहुत विस्तृत अर्थ हो गया उसका, एक्सपेंड हो गया मीनिंग, एक्सपेंशन ऑफ मीनिंग। एक्सपेंशन ऑफ मीनिंग जिस शब्द का हो गया वो हो गया है अर्थ विस्तार, हो गया है उस शब्द का। देखो, मैंने कुछ उदाहरण भी लिखे हैं। प्रवीण शब्द का मतलब पहले होता था जो वीणा बजाने में दक्ष हो। एग्जाम्पल के लिए जैसे विद्या की देवी मां शारदे, और अज्ञेय का नाम आपने सुना होगा। लेटर फेज में अज्ञेय मनोविश्लेषणवादी धारा, और लेटर फेज में नई कविता में भी बड़ा नाम था अज्ञेय का। अज्ञेय की एक लंबी कविता है असाध्य वीणा, उसमें जो केस कंबली आता है और वो वीणा को साध लेता है, ऐसे लोगों के लिए ये शब्द परफेक्ट शब्द है, प्रवीण। लेकिन अभी हाल ही में आपने कभी कहीं भी अखबार में, जब भी लास्ट बार आपने प्रवीण शब्द पढ़ा होगा, आपने प्रवीण का ये अर्थ तो कभी लिया ही नहीं होगा। आप तो प्रवीण का मतलब दक्ष समझते हैं, एक्सपर्ट समझते हैं। किसी भी क्षेत्र में दक्ष व्यक्ति को प्रवीण कह सकते हैं हम, चाहे वो किसी भी क्षेत्र की बात हो। इसी तरह से कुशल शब्द है। कुशल शब्द पहले, कुश एक घास का नाम है, डाब, जिसको डाब कहते हैं देसी भाषा में, और जो यज्ञ अनुष्ठान पूजा पाठ करते थे ना, उसमें इसका उपयोग करते थे। और जो व्यक्ति, एक कोई उनमें से एक कैंडिडेट वो घास लाने के लिए जाता था, जो कैंडिडेट घास लाने के लिए गया होता है उस व्यक्ति को कहते थे कुशल। लेकिन आज कुशल भी प्रवीण की तरह परफेक्शन की सेंस में, दक्ष की सेंस में हम धूमधाम से यूज करते हैं इस शब्द को, कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं, अर्थ ग्रहण में भी कोई समस्या नहीं है। एक और शब्द देखिए, अभ्यास। हमारी जो संस्कृति है ना, वो वैदिक संस्कृति है। कहने मात्र को हमारे ऊपर जो प्रभाव है ना ज़्यादा, वो लौकिक संस्कृत का है। और लौकिक संस्कृत में भी 2 ग्रंथ ऐसे हैं जो हमें 90% से ज़्यादा ढके रखते हैं, एक रामायण और एक महाभारत। रामायण और महाभारत दोनों में ही अभ्यास शब्द का मतलब केवल धनुष बाण चलाने का अभ्यास है। लेकिन आज कोई भी किसी भी क्षेत्र में प्रैक्टिस करता है, उसके लिए अभ्यास शब्द है, इस्तेमाल करते हैं हमको, कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर से पूछेंगे आप क्या करते हो, प्रैक्टिस। आप किसी एडवोकेट से बात करें, वकील से, क्या करते हो, प्रैक्टिस। तो अभ्यास शब्द का अर्थ विस्तृत हो गया, बड़ा हो गया। अब ये हर तरह की प्रैक्टिस के लिए यूज होता है। शाह बहुत अच्छा शब्द है। शाह शब्द का मतलब होता है काला। जैसे आपने एक वो गाना सुना है, तू रात दीवानी मैं जर्द सितारा, उसमें जो शब्द आया जर्द, जर्द सितारा यानी कि पीला सितारा। जर्द का मतलब होता है पीला और शाह का मतलब होता है काला। एक शेर है, शाह रात नहीं लेती नाम ढलने का, यही तो वक्त है सूरज तेरे निकलने का। शाह से एक शब्द बना शाही। शाही शब्द शाह से ही क्यों बना, इसके पीछे की बहुत बड़ी वजह यह है कि सबसे पहली बार जब स्याही का आविष्कार हुआ था वो काले रंग की थी।
इसलिए सांकेतिक रूप से शाह से शाही नाम दे दिया उसको। लेकिन बाद में डेवलपमेंट, और आज तो आप बहुत हाईटेक और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के युग में जी रहे हैं, 21वीं सदी में जी रहे हैं। आज तो कंप्यूटर और प्रिंटर भी दो दो तरह के हो गए, इंक जेट, लेजर जेट। एक में इंक डलती है, एक में टोनर डलता है सूखे पाउडर फॉर्म में, और चार चार तरह की स्याहियाँ डलती है। लेकिन हर रंग की स्याही के लिए शाह शब्द, आज स्याही शब्द का इस्तेमाल हम करते हैं, जबकि स्याही का बेसिक मतलब केवल काली स्याही से था। एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द गवेषणा। गवेषणा शब्द का मतलब एक वक्त ऐसा व्यक्ति जो गाय की खोज कर रहा हो, छानबीन। जैसे हरियाणा में देखते हैं ना हम अपने एरिया में, दो लोग आते हैं मोटरसाइकिल लेकर, रुकते हैं, अरे छोरा कोई दूध की गाय बता। गांव में कोई गाय बेचता है तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए उनको, ऐसे व्यक्ति के लिए गवेषणा शब्द का। लेकिन आज के दिन इसरो, नासा, अलग अलग लैब साइंटिस्ट या जो भी खोज या पीएचडी के जो शोधार्थी हैं, जो किसी भी क्षेत्र में खोज का काम करते हैं, शोध करते हैं, उन सब के लिए गवेषणा शब्द का खूब इस्तेमाल होता है, और हमें अर्थ ग्रहण करने में भी कोई दिक्कत नहीं होती। मुझे लगता है यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं हो सकती, ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने अर्थ परिवर्तन की दिशाओं में एक अर्थ संकोच बताया। हमारे काम का दरअसल ये था, वो मैंने आपको इसलिए कि 5 मिनट आप थोड़ा सा फालतू पढ़ लेंगे तो ज़्यादा आपके जीवन में काम, और आप जब कभी किसी से बात करेंगे तो आपकी बातों में हेल्थनेस, भरपूर शक्ति होगी आपकी बातों में। अर्थ संकोच का मतलब, संकोच का मतलब क्या होता है? सिकुड़ना, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मीनिंग का कॉन्ट्रैक्शन हो गया, छोटा हो गया, ये है कॉन्ट्रैक्शन। ये दरअसल क्या है, कई दफा ऐसा हो जाता है, ये भी एक लंबे अंतराल में ना कुछ प्रक्रियाएं, भौगोलिक स्थितियां, कई कारण होते हैं। ये खैर ये मुद्दा फिर भाषा विज्ञान का ही हो जाएगा पूरा, अभी हम उतना भी नहीं चाहिए, हमें जितना चाहिए सिर्फ उतना लेते हैं। देखिए एक शब्द है जलज। जलज शब्द का मतलब है जल में पैदा होने वाला, जल में जो उत्पन्न है। अब देखो जल में तो बहुत सारे कीड़े मकोड़े, मछली, वनस्पतियां, न जाने क्या क्या पैदा होता है जल में। एक वक्त सभी को जलज कहते भी थे, लेकिन आज धीरे धीरे जलज शब्द योग रूढ़ हो गया केवल कमल की सेंस में। आज जलज का मतलब केवल कमल है। अर्थ का संकुचित अर्थ हो गया जलज शब्द का, अब छोटा अर्थ हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, आलोचना। आलोचना हम पहले ही स्लाइड पे समझ के आ रहे हैं कि आलोचना कैसे सिकुड़ के निंदा, बुराई, या अपने देसी जो चुगली, जिसको हम औरतों से संबंधित शब्द है। वैसे मैं फेमिनिस्ट हूँ, स्त्रीवादी हूँ, महिला कोई बुरा ना माने, ये इन शब्दों के साथ हुआ। अब दूसरी बात समझिए, एक शब्द है मृग। ये शब्द इतना इंपॉर्टेंट मैंने शामिल किया आपके लेक्चर में, क्योंकि इस शब्द से ना मैं आपको वो पूरी प्रक्रिया आपकी समझ में आ सकती है, इसलिए मैंने इस शब्द को लिया। देखिए मृग शब्द, आपने शेर के पर्यायवाची सुने होंगे, सिंह, केसरी, मृगराज। मृगराज कहते हैं सिंह को, शेर को। ये दरअसल यहां मृगराज का मतलब केवल हिरणों का राजा, या मृग का और कुछ भी अर्थ हो सकता है। पहली बात तो ये सोचने की। दूसरी बात, रामचरितमानस में तुलसीदास जी की शरण में चलते हैं, वो इस बात का बहुत अच्छा उत्तर दे रहे हैं। रामचरितमानस में सीता का हरण हो चुका है, और राम और लक्ष्मण बहुत विक्षिप्त अवस्था में है, और वन वन भटक रहे हैं, सीता को ढूंढ रहे हैं। ये दृश्य है, और उस विक्षिप्त अवस्था में राम के मुंह से तुलसीदास जी रामायण में ये पंक्तियां कहलवाते हैं, हे खग, हे मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनैनी। यहां 2 बार मृग शब्द आया, मैंने रेड किया हुआ है।
दो बार मृग शब्द है इसमें, लेकिन दोनों बार इसके अर्थ अलग अलग हैं। जब मृग शब्द अपनी यात्रा चली, इसने अर्थ संकुचित होने की। मृग शब्द का शुरुआत में अर्थ पशु था, सभी पशुओं के लिए मृग शब्द का इस्तेमाल करते थे। इसलिए तुलसीदास यहाँ कह रहे हैं हे पक्षियों और हे पशुओं। और मृगराज का मतलब पशुओं का राजा होता है, ना कि केवल हिरणों का राजा। ये आपको क्लियर होनी चाहिए ये बात। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं हे पक्षियों, हे पशुओं, मधुकर श्रेणी, हे भंवरों की पंक्तियों, क्या तुमने हिरण की आंखों जैसी आंखों वाली सीता को देखा है? यहां मृग का मतलब हिरण है। आपको बात समझ में आ रही होगी। तुलसीदास भक्ति काल में जिस वक्त रामचरितमानस की रचना कर रहे थे, उस वक्त मृग के दोनों अर्थ धीरे धीरे प्रचलन में थे। मृग की सेंस में पूरी तरह हो नहीं पाया था, लेकिन मृग के लिए यूज होने लग गया था। मृग शब्द हिरण के लिए प्रयुक्त होने लग गया था धीरे धीरे, पूरी तरह से आया नहीं था, आज पूरी तरह हो चुका है। इस बात को समझने के लिए मैंने आज एक शब्द जो अपनी यात्रा पे है, हमारे और आपके सामने है, और आप में से जिसके पास लंबा जीवन है वो शायद उसकी पूरी यात्रा देख पाएगा। मेरे पास नहीं है, क्योंकि इसमें 50-60 साल से ऊपर वक्त लगेगा। उतना वक्त मेरे पास तो नहीं है, पर आप लोगों के पास अगर है तो देख पाए तो सौभाग्य आपका। लेकिन समझ लेते हैं। एक शब्द है सीधे। सीधे शब्द बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। अगर हम स्वतंत्रता संग्राम में चले जाएं ना, सिर्फ 1947 को देश आज़ाद हुआ, उससे थोड़ा पहले जो अपना माहौल था स्वतंत्रता संग्राम का, उसमें कोई कह देते थे ना किसी नेता के बारे में कभी भी कि वो बहुत सीधे हैं। यहाँ केवल मतलब सादगी से भरपूर व्यक्तित्व, कोई सादगी से लबालब कोई व्यक्ति है, उसके लिए सीधा शब्द का इस्तेमाल करते थे। सीधे सादे शब्द बहुत प्रयोग में होते थे। आज क्या हुआ, मिडिल क्लास फैमिली में ना औरतों की बड़ी गहरी समस्या है। उनको लगता है कि उनके पति से बेवकूफ़ इस दुनिया में कोई नहीं है, और उनके भाई और पिता से समझदार इस दुनिया में कोई नहीं है। ये हर मिडिल क्लास औरत की अभाव दरअसल ये करवाते हैं। इसके पीछे औरत कोई कारण नहीं है, जो अभावों में जीवन होता है ना, उसकी वजह से ऐसा होता है। और जब दो औरतें बात करेंगी तो वो आपस में कहेंगी कि हमारे वो तो बहुत सीधे हैं। यहां वो क्या कह रही होती है, सादगी से भरे व्यक्तित्व के धनी हैं वो, या बेवकूफ कह रही होती है। सांकेतिक तौर पे समझने की बात है। आज सीधे शब्द का इस्तेमाल धीरे धीरे करके बेवकूफ की सेंस में होने तो लग गया है, और 50 साल के बाद ये फिक्स हो जाएगा। अब आपको, मुझे लगता है, अर्थ संकोच से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपका पेंडिंग नहीं बचा होगा। अब एक अंतिम अवस्था देखते हैं, अर्थादेश। अर्थादेश का मतलब ट्रांसफर हो गया है, मीनिंग ट्रांसफर, तबादला हो गया है। ट्रांसफरेंस ऑफ मीनिंग, इसको कहेंगे अर्थ आदेश। इसके दो तरीके हैं। देखिए, किसी भी अर्थ का मीनिंग कैसे होगा, तबादला होगा, वो कैसे होगा, किसी पॉइंट से किसी पॉइंट पे होगा। ये दो पॉइंट हैं, एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है। पहले कोई शब्द अच्छे अर्थ में यूज होता था, अब गलत अर्थ में हो गया, या पहले कोई शब्द गलत अर्थ में होता था और अब अच्छे में हो गया। दो ही तरीके हैं। तो एक है अर्थ का उत्कर्ष हो गया हो। उत्कर्ष का मतलब पहले बहुत नेगेटिव सेंस में था वो शब्द, अब बहुत पॉजिटिव सेंस में हो गया है। और अर्थ का अपकर्ष, अपकर्ष होना मतलब पहले बहुत पॉजिटिव सेंस में था, अब नेगेटिव में हो गया। अपकर्ष का मतलब हाँ, अपकर्ष, अपकर्ष का मतलब है मतलब नेगेटिविटी की ओर झुकाव है। पहले पॉजिटिव सेंस में कोई शब्द था, अब नेगेटिव हो गया। और उत्कर्ष का मतलब
पहले नेगेटिव था, अब पॉजिटिव हो गया। इसके भी कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। एक शब्द है साहस। साहस शब्द को लेके आप बिल्कुल कंफर्म होंगे कि साहस शब्द का मतलब नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। लेकिन तुलसीदास जी से पूछते हैं, वो आपके सारे उत्तर उन्हीं के पास मिलेंगे। चलते हैं। रामचरितमानस में ही तुलसीदास जी ने नारी के बारे में कुछ बात कही। हालांकि मैं इसके बिल्कुल विरुद्ध हूँ इस बात के, लेकिन मैं आपके लिए केवल एग्जाम्पल के तौर पे लाया हूँ ताकि आपको मैं समझा सकूँ। जो मैं समझाना चाह रहा हूँ मेरी सिर्फ वहाँ तक थ्योरी है। इस बात को लेके मैं बिल्कुल खफा हूँ तुलसीदास जी से, मेरी उनसे कोई प्रेम नहीं है, कोई लगाव नहीं है, क्योंकि जो गलत बातें हैं वो डिस्कस तो होंगी ही। अब दूसरी बात समझिए। तुलसीदास जी कह रहे हैं नारी स्वभाव सत्य सभी कहें ही। नारी के स्वभाव के बारे में तुलसीदास जी कुछ बात कर रहे हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं नारी स्वभाव सत्य सभी कहें ही। नारी के स्वभाव के बारे में सभी लोग सत्य ही कहते हैं। क्या कहते हैं? अवगुण 8 सदा उर रहे ही, कि उनके हृदय में, उनके उर में 8 अवगुण सदा विद्यमान रहते हैं। क्या विद्यमान रहते हैं? अवगुण की बात कर रहे हैं वो, गुण नहीं, अवगुण। तो उन 8 अवगुणों में से पहला अवगुण है साहस। आज साहस है गुण, आज अवगुण नहीं है। किसी आदमी ने किसी नदी में डूबते हुए बच्चे को अपनी जान की बाजी लगाते हुए बचा दिया, यानी कि उसने साहसिक कारनामा किया। यह नहीं कि बच्चे को उठा के नदी में फेंक दिया। यहां जो साहस शब्द है इसका मतलब है फेंकने वाले से। ये पहले क्रिमिनल जो लोग होते थे, जो मर्डर करते, हत्या, लूटपाट, उसके लिए साहस शब्द, साहसी शब्द का इस्तेमाल करते थे। अब साहस का अर्थ का उत्कर्ष हो गया है और ये अब पॉजिटिव सेंस में यूज होता है। और फिर तुलसीदास जी ने आगे नारी के 8 अवगुण बताएं। साहस मतलब वो क्रिमिनल होती है, साहस कहने का यहाँ मतलब क्रिमिनल की सेंस में है। और अनृत झूठ बोलती है, चपलता चुलबुली होती है, माया मायावी होती है, भय डरपोक। भय और साहस को भी यहाँ कॉन्फ्लिक्ट है। एक स्त्री एक साथ क्रिमिनल और डरपोक दोनों कैसे हो भी सकती है? खैर, भय डरपोक होती है, अविवेक विवेकहीन होती है, विवेकशील नहीं होती स्त्रियां, विवेकहीन होती है, असोच, कोई कुछ सोच विचारती नहीं है। अदाया, ये तो ज़्यादा गलत बात लिख गए तुलसीदास। अदाया मतलब जो मैली कुचैली रहती हो, जो गंदी रहती हो, जो साफ सुथरी ना रहती हो। विषय है मेरा इंट्यूशन नहीं है किसी को ऐसा कुछ कहने का, कोई महसूस ना करें, ये विषय पढ़ना पड़ता है। चलिए अर्थ के अपकर्ष के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। अर्थ के अपकर्ष का पहला उदाहरण है असुर। हमारी संस्कृति, वैदिक संस्कृति, वेदों में असुर शब्द का प्रयोग देवताओं के लिए किया जाता था। यह देवता का वाचक शब्द है। असुर शब्द का वेदों में देवता के लिए प्रयोग होता था। आज असुर शब्द का मतलब राक्षस हो गया, बिल्कुल ट्रांसफर हो गया, मीनिंग बिल्कुल बदल गया है। कांड शब्द, रामचरितमानस तुलसीदास का इस दुनिया का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य जिसको हम कह सकते हैं, उसमें 7 कांड हैं। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, फिर किष्किंधा कांड, फिर सुंदर कांड, फिर लंका कांड, फिर उत्तर कांड। ये 7 कांड हैं। कांड इस शब्द का एक वक्त मतलब सृष्टि की सेंस में होता था। सृष्टि, प्रकरण, भाग, अध्याय, इस सेंस में होता था। आज कांड का मतलब सड़कों पे जो छिछोरापंती करते हैं ना लोग, फोन उठा के, भाई जल्दी आ जाओ, कहाँ पे हो, कांड हो गया है। बुरे कृत्य, कोई अप्रिय घटना हो गई है, किसी अप्रिय घटना के लिए कांड शब्द का इस्तेमाल करते हैं। गुंडा शब्द, आपने छायावाद में जयशंकर प्रसाद की कहानी पढ़ी होगी गुंडा। उसमें जो गुंडा कहानी के नायक है नन्हकू सिंह, वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो समाज के लिए संघर्षरत रहते हैं। समाज के लिए मर मिटने वाला आदमी, समाज के लिए लड़ने झगड़ने वाला आदमी, पॉजिटिव आदमी है वो नन्हकू सिंह। और उस नायक को जयशंकर प्रसाद कह रहे हैं गुंडा। ये तो बहुत ताज़ा बात है। 1936 में प्रेमचंद की मृत्यु है, 37 में जयशंकर प्रसाद की शुरुआत में मृत्यु है। अब आप देख लो, 80 साल हुए हैं। तो ये 80 नहीं,
1937 में, हाँ 80-85 के आसपास ही है। आज गुंडा शब्द भी बहुत नेगेटिव सेंस में यूज होता है। ऐसे व्यक्ति को गुंडा कोई नहीं कहता जो समाज के लिए संघर्षरत हो। ये आपको बात। अब चलते हैं वापस अपने उस मुद्दे पे जहाँ से हमने बात शुरू की थी। मुझे लगता है यहाँ से आपको कोई दिक्कत